इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में हदबंदी का मामला। हदबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। अर्जियों पर फैसला, अर्जियों पर समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज किया था। तो काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं डीलिमिटेशन के हवाले से। जम्मू कश्मीर में हदबंदी के हवाले से आपको बता दें कि हदबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। अर्जियों पर समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा था और आज इन अर्जियों पर फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आज इन तमाम तर अर्जियों पर जिनमें हदबंदी को चैलेंज किया गया है, डीलिमिटेशन को चैलेंज किया गया है, उस पर फैसला सुनाया जाएगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, काफी अहम आज होने वाला है। जो कुछ भी समाअत हुई है हदबंदी के खिलाफ चैलेंज करने वाली अर्जियों पर, उस पर आज फैसला आ सकता है। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, 10:30 बजे जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओका की बेंच इस पूरे मामले पर अपना अहम फैसला सुनाएगी। अब्दुल हाजी गनी की तरफ से ये याचिका दाखिल करके ये कहा गया था कि जो डीलिमिटेशन की प्रक्रिया सरकार के द्वारा अपनाई गई है, ये फिलहाल संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है और जिस तरह तमाम विधानसभा सीटों को ऊपर नीचे किया गया है, इसमें सरकार के द्वारा जो भी काम किया गया है वो फिलहाल जो मूल अधिकार है संविधान के या जो मौलिक अधिकार हैं उनको वायलेट करता है। बहरहाल केंद्र सरकार ने इस दलील का विरोध किया था, चुनाव आयोग की तरफ से भी इस दलील का विरोध किया गया था। दोनों लोगों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 10:30 बजे इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला देता है। सुप्रीम कोर्ट सरकार की इस प्रक्रिया को सही मानता है या फिर जो फिलहाल याचिका दाखिल की गई थी उन याचिका को फिलहाल खारिज करता है। सुशील, फैसला तो आज सुनाया जाएगा, काफी अहम ये फैसला है, लेकिन इससे पहले जो समाअत हुई इन तमाम तर अर्जियों के हवाले से, उसमें एक जिस्ट के तौर पर अगर देखा जाए क्या निकल कर आया? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी बात कही गई और वो ये थी कि डीलिमिटेशन की प्रक्रिया में अगर चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो अदालत उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता का ये कहना है कि जिस तरह केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में अपना रवैया अपनाया वो फिलहाल संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है, लिहाजा इस पूरे मामले में सरकार के पास अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार से डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को अपनाए। अब ऐसे में ये देखना बेहद अहम होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट किसकी दलीलों को मानता है और अगर सरकार की दलील को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सही मानता है तो जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में चीजें अपनाई गई या जो विधानसभा सीटों को बढ़ाया गया वो फिलहाल आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल, डीलिमिटेशन प्रोसेस को जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनाव के लिए भी काफी अहम माना जाता है। ऐसे में आज का जो फैसला है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। 7 फरवरी को राहुल गांधी के पार्लियामेंट में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी पर तबसरे की मुखालफत में लोकसभा सेक्रेटरीट ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। इसमें बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट निशिकांत दुबे और पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी के इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी के नोटिस पर जवाब मांगा गया है। इस नोटिस में राहुल गांधी पर लोकसभा में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत, तौहीन आमेज, गैर पार्लिमानी और गुमराहकुन हक़ाइक़ रखने का इल्जाम लगाया गया है। लोकसभा सेक्रेटरीट के राहुल गांधी से कहा कि वो इन इल्जामात पर 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करें। आज पार्लियामेंट में राहुल के खिलाफ नोटिस पर हुकूमत और अपोजिशन में टकराव हो सकता है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे एडिशन के तहत जारी मुकाबलों में आज चौथे रोज भी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं, जिनमें आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, बैडमिंटन, आइस स्टॉक, स्नो शोज, स्की, माउंटेनियरिंग, क्रॉस कंट्री, स्नोबोर्ड के अलावा और भी मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं। ये मुकाबले मुख्तलिफ औकात पर मुनक्किद किए जाएंगे। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 10 फरवरी से शुरू हुए हैं और 14 फरवरी तक जारी रहेंगे। इस इवेंट में मुल्क की 29 रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों से 1500 से जायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क भर से आए इन खिलाड़ियों में काफी जोश व खरोश है।
वहीं गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के जारी मुकाबलों के इनेकाद से पहले रोजाना बुनियादों पर सुबह सवेरे से ही गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमे सयाहत गुलमर्ग तमाम मकामात पर सहूलियात बहम रख रहे हैं। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गंडोला केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर गुलाम जिलानी जरगर आज खुद खेलो इंडिया में दस्तयाब सहूलियात की निगरानी कर रहे हैं। कंगडूरी में जिलानी ने खेलो इंडिया में शामिल खिलाड़ियों के साथ सहूलियात को लेकर तबादले ख्याल किया ताकि किसी भी खिलाड़ी को दुश्वारी ना आ सके। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रान ने। मैं मौजूद हूँ सयाहती मकाम गुलमर्ग के कंगडोरी में। जैसा कि सभी बखूबी इस बात से वाकिफ है कि इंतजामात की बात करें और यहाँ पे मुकम्मल इंतजामात कर लिए गए हैं और इस सिलसिले में यहाँ पे बीट मशीन्स है, स्लोप्स तैयार किए जा रहे हैं, वो पहले ही रेडी कर दिए गए हैं और इस सिलसिले में यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन है, वो है, अफसरान भी है और आप यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है गुलाम जिलानी जरगर, यहाँ पे अभी वो जायजा ले रहे हैं और इन सिक्योर से भी जो पूछ रहे हैं, इनसे जायजा ले रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे मुख्तलिफ अकोमोडेशंस का सिलसिला हो या दूसरे जो सहूलियात का मामला हो तो उस बारे में वो सिक्योर से तबादला ख्याल कर रहे हैं। देखिए, गंडोला की तरफ से अगर मैं आपको बता दूं या टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बता दूं, हमारे स्नो बीटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। गंडोला की बात करें तो हमने एक सर्कुलर भी निकाला है सारे लोगों को कि यहाँ पे प्रेजेंट रहें। एक्स्ट्रा रश भी हमें टूरिस्ट्स का भी है, तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमने एक्स्ट्रा मैन पावर भी डिप्लॉय किया है। हमारे सारे इंजीनियर्स जो गंडोला के हैं 24 घंटे यहाँ पे खड़ा रहते हैं, तो हमने इंश्योर किया है कि एथलीट्स जो हैं वो कंफर्टेबल रहें, उनको बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। यहाँ पे जो बीट मशीन्स है पहली बार शायद उनको यहाँ पे भी आज लाया गया है और मुख्तलिफ स्लोप्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पे ये मशीनरी जो है इन सिक्योर्स के लिए ये स्लोप्स है? आपने सही बोला, टूरिज्म की बीटर जो है जिसको हम पिस्टन बुली बोलते हैं वो ऑलरेडी हमारे यहाँ डिप्लॉयड भी होती है। इस बार हमारी काम कर रही है। अभी जहाँ कहीं पे भी हमें कहीं दिक्कत आ रही है हम आर्मी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम IISM से भी रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ की स्नो बीटर्स भी हम लाते हैं, इनको मतलब बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। सुबह सवेरे से जो आपके मुलाजमीन हैं वो निकलते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं, कहीं कोताही ना रहे, तो कितने बजे से आपके जो यहाँ पे मैन पावर जो लगा है तो वो कितने बजे से सुबह, क्योंकि अभी 2 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है? बोला देखिए, हमारी नॉर्मल ऑपरेशंस जो होती हैं खेलो इंडिया की वजह से हमें उसको प्रीपोन करना पड़ा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं, क्योंकि टूरिस्ट रश भी हमारा गुलमर्ग में बहुत ज़्यादा है, हम कोशिश करते हैं कि खेलो इंडिया के डिग्निटरीज एंड एथलीट्स जो हैं उनको एक सेफ पैसेज मिले और एक ऐसा पैसेज मिले कि जिसमें टूरिस्ट भी इंटरफेयर ना हो और इनको भी टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए हम आजकल अर्ली ऑपरेशंस करते हैं। हमारे स्टाफ जो होता है गंडोला का वो 6:30 बजे रिपोर्ट करते हैं, 7 बजे से वो काम में लग जाते हैं और नॉर्मल ऑपरेशंस हम 8 बजे से स्टार्ट कर लेते हैं। जो टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं उनको बगैर दिक्कत के वो अपनी जगहों पे जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम अर्ली ऑपरेशंस करते हैं एक पैसेज देने के लिए जो हमारा अभी खेलो इंडिया के डिग्निटरीज एंड एथलीट्स हैं, तो बाकी नॉर्मल टाइम पे हमारा फिर टूरिस्ट आ जाता है, उससे पहले ही हमारे खेलो इंडिया के एथलीट्स और डिग्निटरीज चढ़े होते हैं। आपने सुना है, ये थे गुलाम जिलानी जरगर साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो टूरिस्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं गुलमर्ग में उनको भी कोई दिक्कत न होती है और उनकी जो मैन और मशीनरी है वो सुबह सवेरे से यहाँ पे लगाई जाती है ताकि जो टूरिस्ट्स यहाँ घूमने आते हैं और उनको भी खेलो इंडिया के साथ साथ जो खिलाड़ी है उनको दिक्कत ना आए, उन टूरिस्ट को दिक्कत ना आए, और उसके लिए सुबह सवेरे से 6 बजे से मशीनरी है, मैन मशीनरी है, उनको यहाँ पे तैनात किया जाता है ताकि ये सिस्टम जो है और ये सिस्टम बखूबी यानी अंजाम हो सके। फेरुजमानी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 गुलमर्ग। हमारे नुमाइंदे मुनीर बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, खेलो इंडिया का 3रा एडिशन जारी है, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, कैसा मंजर देखने को मिल रहा है, खिलाड़ियों को गुलमर्ग में कैसा महसूस हो रहा है? में कुछ मुकाबले होने जा रहे हैं, उसमें जो आइस स्केटिंग है, आइस हॉकी है और इसी तरह कर्लिंग के भी कल सेमीफाइनल हुए हैं। आज वो शाम देर में फाइनल मुकाबले होंगे और बैंडी के मुकाबले होंगे और इसी तरह कोंगडोरी में भी आज मुकाबले होने जा रहे हैं, क्योंकि आज धूप भी खिली है सुबह सवेरे। कल भी मौसम अच्छा था और आज भी मौसम बड़ा अच्छा है और सुबह सवेरे से आफ्ताब निकल आया है और इस तरह जो यहाँ जो भी खिलाड़ी आ चुके हैं और इस यानी खुशगवार मौसम में और उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि उससे पहले जब
मौसम खराब हुआ था और फिर पंगडोरी में जो मुख्तलिफ मुकाबले थे वो उस वक्त मुअत्तल हुए थे और अब कल भी मुख्तलिफ जेंट सलालम और सिकी बोर्डिंग जो मुकाबले थे वो वहाँ पे मुनक़द किए गए हैं और आज भी मुख्तलिफ जगहों पे जैसे क्लब के मुकाम पे हाईलैंड जो स्लोप है वहाँ पे बेबी स्लोप और इसी तरह आइस रिंक में मुख्तलिफ तरह के मुकाबले हैं, मुख्तलिफ टाइमिंग पे होंगे और 11 बजे और इसी तरह 10 बजे के मुकाबले होंगे कुछ शुरुआत और पंगडोरी में भी करीबन 12 बजे के आसपास वो मुकाबले शुरू होंगे और इसी तरह कल जो वजीर मुमलिकत जो है निश्चित प्राण नाइक जो है वो गुलमर्ग पहुंचे हैं और क्योंकि उससे पहले वजीर खेल जो अनुराग ठाकुर जी वो यहाँ पे उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, अब वो आज खुद उनकी निगरानी कर रहे हैं जो MOS है और वो कल शाम गुलमर्ग उन्होंने यानी वहाँ पे यहाँ पहुंचे हैं और इस तरह आज वो भी दौरा करेंगे मुख्तलिफ जगहों पे और खुद निगरानी करेंगे इन खेल मुकाबलों का और देखेंगे इस तरह जो यहाँ पे गुलमर्ग में खेलो इंडिया हो रहा है। और काफी कल भी पंगडोरी में हमने देखा था और काफी जो स्टेट्स के खिलाड़ी हैं उनने करीबन 8 जो स्टेट्स के खिलाड़ियों ने उसमें हिस्सा लिया है। वहाँ पे जेंट सलालम जो मुकाबले हुए हैं या स्नोबोर्डिंग जो मुकाबले हुए हैं और काफी खुशी नजर आई उनके, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गुलमर्ग के अंदर इस तरह का विंटर गेम्स का प्लेटफॉर्म फराहम होना वो उनके लिए एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। और उसमें खास बात यह है कि उसमें कुछ ऐसी लड़कियां भी आई हैं और लड़कियों का खासा रुझान भी देखने को मिला है और ऐसी लड़कियां जिन्होंने माउंट एवरेस्ट भी सर किया था और वो आज गुलमर्ग में वो 2 लड़कियां भी पहुंचे हैं आज इस खेलो इंडिया में शामिल है। और इसी तरह अगर हम कर्लिंग की बात करें, कल कर्लिंग जो है 2020-21 में उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, कर्लिंग के जो गेम है, क्योंकि ओलंपिक्स में उससे पहले उसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इंडिया के अंदर इन्हीं 1-2 सालों में उसका रुझान जो है वो बढ़ने लगा है। अब गुलमर्ग के अंदर खेलो इंडिया में उसको शामिल किया गया है और काफी खुशी नजर आ रही कल भी उन खिलाड़ियों में, क्योंकि वो जिन्होंने खेला था गुज़श्ता 1-2 सालों से और आज उन्हें खुशी महसूस हुई है कि खेलो इंडिया में उस कर्लिंग मुकाबले, उस कर्लिंग गेम जो है उसको शामिल किया गया है। और कल जो सेमीफाइनल शाम में हुए हैं और उसमें भी जो फाइनल में टीमें पहुंची हैं और अब उसका फाइनल मैच है। अब देखना है कि कौन कौन सी स्टेट, कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो बाजी मार लेंगे, मेडल जीतेंगे और अपनी स्टेट का, अपने इलाकों का नाम रोशन कर सके। और इस तरह जो बर्फ से करीबन 5-7 फुट की बर्फ जमा है और उस बर्फ से ढकी चादर में ये सारी चीजें हो रही है। मुनज़्ज़र बिल्कुल बिल्कुल मुनीर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लद्दाख से ये बड़ी खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्वेलेंस ड्रोन गिरकर तबाह, मामूल की मशक का हिस्सा था ड्रोन। लेह हवाई अड्डे से तमाम सिविलियन परवाजों को फिलहाल रोक दिया गया है। लद्दाख से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्वेलेंस ड्रोन गिरकर तबाह हो गया है। मामूल की मशक का हिस्सा ये ड्रोन था और इस दौरान ये ड्रोन गिरकर तबाह हो गया है। फिलहाल लेह हवाई अड्डे से तमाम जो भी सिविलियन परवाजें हैं उनको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। आप तस्वीरें भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं लेह हवाई अड्डे से, जहां पर सर्वेलेंस का हिस्सा ये ड्रोन था लेकिन गिरकर तबाह हो गया और उसके बाद लेह हवाई अड्डे पर तमाम सिविलियन परवाजों को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौरूफ जुड़ चुके हैं। मौरूफ, इस हवाले से पूरी तफसीलात बताएं। जी मुनाजा, ये जो क्या हुआ है ये सुबह 7:30 बजे के करीब पेश आया है। तो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का जो सर्वेलेंस ड्रोन थे वो टेक ऑफ के दौरान ये क्रैश कर गया है जी। अभी क्योंकि ये जो आर्मी के अंदर है इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो एहतियात के तौर पे बाकी जो सिविलियन फ्लाइट है उनको डाइवर्ट कर दिया। जो क्रैश से पहले एक जो सिविलियन फ्लाइट लैंड कर चुका है, उसके बाद बाकी जितने भी शेड्यूल फ्लाइट है उनको डाइवर्ट कर दिया जी मुनाजा। और ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये डिफेंस के अंदर है, तो डिफेंस के अंदर किसी को जानना भी अलाउड नहीं है, तो हमें उतना जानकारी नहीं मिल पा रहा है जी मुनाजा। बिल्कुल, तो इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे। जैसे जैसे इसमें मजीद जानकारी मिलती रहेंगी मौरूफ आपके जरिए हम नाजरीन को बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर शहर में एक बार फिर कम से कम दर्जे हरारत 0 से नीचे गिर गया है। मुंजमद कर देने वाली सर्दी का असर पानी की हालत से लगाया जा सकता है, जो रात के वक्त जम गया था। सड़क के अतराफ में गड्ढे भी जम गए हैं, जिससे गाड़ी चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। डल झील के कुछ हिस्से भी जम चुके हैं। तो आपको बता दें कि श्रीनगर शहर में एक बार फिर से कम दर्जे हरारत 0 से नीचे गिर गया है, जिस वजह से मुंजमद कर देने वाली सर्दी का असर पानी पर देखा जा रहा है। पानी की हालत को देखकर रात के वक्त क्योंकि जम जाता है और सड़क के अतराफ में भी गड्ढे जम गए हैं, जिससे कि गाड़ियों के चलने का मुश्किल हो जाता है, स्किड करने का खतरा रहता है। डल झील की अगर हम बात करें तो डल झील के कुछ हिस्से भी जम चुके हैं। चिलय कलान का वक्त जो दिन है, सख्तरीन जो सर्दी मानी जाती है, वो गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी श्रीनगर शहर में काफ़ी ठंड देखने को मिल रही है। काफ़ी ठंड है, अभी 0 के नीचे दर्जे हरारत जा चुका है। पानी जम जाता है। इस बीच रात में जो है नल जम जाते हैं, लोगों को पानी के हवाले से दिक्कत का सामना होता है। सड़कों पर जो है जो एक परत बन जाती है, उस वजह से स्किडिंग का खतरा जो है गाड़ियों को रहता है। डल झील के कुछ हिस्से भी जम गए हैं। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीनगर की मौसमी हालात के हवाले से हमें जानकारी दें। बिल्कुल मुनज़्ज़म, मैं आपको बता दूं, वैसे ठंड तो इस चिलय खुर्द में कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो पिछले कई रोज से जो प्लस डिग्रीज में जो टेम्परेचर जा रहा था, वो आज एक बार फिर से माइनस डिग्री में आज रात को चला गया। हमने देखा कि सुबह कई सारी वाटर बॉडीज जो हैं वो जम गई थी और गाड़ियों पे भी कोहरा जमा हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हुई हैं। अभी थोड़ी बहुत धूप खिली हुई है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं, मैं इन विजुअल्स में आपको दिखा सकता हूं, इसी तरह का जो पानी है हर एक जगह पे जमा हुआ था। जो यख इस पे लगा हुआ है, ये काफी स्लिपरी रहता है, जिसकी वजह से काफी एक्सीडेंट्स वगैरह होने के खतरे रहते हैं। और कई इलाकों में हमने ये भी देखा कि जो पीने का पानी है वहां पे उसकी दिक्कत काफी ज्यादा हुई, क्योंकि नलके वगैरह जो हैं वो भी जम गए थे। हालांकि टेम्परेचर पिछले कुछ दिनों में जो है वो अबो माइनस डिग्रीज, अबो 0 डिग्रीज चल रहा था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि एक बार फिर से माइनस डिग्रीज में आज का टेम्परेचर चला जाएगा और या रात भर इसी तरह का यहाँ पे ठंड का आलम रहा। और सुबह भी अभी की अगर हम बात करें तो अभी भी -1 के करीब जो वो ठंड यहाँ पे आज भी देखने को मिल रही है। हालांकि मेट डिपार्टमेंट ने अगले आने वाले 1 हफ्ते तक तकरीबन ड्राई वेदर का यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है कि ड्राई वेदर रहेगा, यहाँ पे कोई बर्फबारी या बारिशें नहीं होगी, लेकिन ड्राई वेदर से ही यहाँ पे जो सर्दी है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दिन में काफी हमने देखा कल भी काफी सनी यहाँ पे वेदर रहता है, उसकी वजह से जो शाम को है ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ये कोहरा वगैरह जो लग जाता है, जो सड़कों पे यख जमा हो जाती है, इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। हालांकि चिलय खुर्द के अब कुछ ही दिन बाकी हैं, उसके बाद चिलय बच्चा यहाँ पे स्टार्ट होगा, जिसमें सर्दी का प्रकोप जो है वो काफी कम रहता है। लेकिन चिलय खुर्द में सर्दी की बात करें तो अच्छी खासी सर्दी रहती है और बर्फबारी के भी अच्छे खासे चांसेस रहते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि पता है कि जो पहाड़ी एरियाज है, पहाड़ी एरियाज पे काफी ज्यादा बर्फबारी हुई यहाँ पे, लेकिन जो श्रीनगर है या प्लेन्स के काफी सारे एरियाज है सेंट्रल कश्मीर में भी, वहां पे उतनी अच्छी बर्फबारी देखने को नहीं मिली, क्योंकि लास्ट ईयर से अगर हम इस बारी कंपेयर करें तो कुछ ही स्पेल्स यहाँ पे बर्फबारी के हुए। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें काफी सारे फैक्टर्स जिम्मेवार हैं, उसमें हम डिटेल में नहीं इस टाइम जाएंगे, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज यही है कि चिलय खुर्द जो है वो अपना प्रकोप जो है वो लगातार यहाँ पे दिखाते आ रहा है। हमने देखा कि डल के कुछ इंटीरियर्स, जो ममता साइड से जो डल है वहां पे हमने इंटीरियर्स में भी पानी जमा हुआ देखा, लोगों को शिकारा निकालने में भी काफी दिक्कतें वहां पे आ रही थी और टूरिस्ट जो यहाँ पे इस टाइम मौजूद हैं उनको ठंड का काफी ज्यादा एहसास हो रहा है और काफी वो ठंड में यहाँ पे
कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये टूरिस्ट हैं, कहीं बाहर से आए हैं और यहाँ डल झील के किनारे ये सेल्फीज वगैरह लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि डल पे जो है नॉर्मल जगहों पे जो टेम्परेचर रहता है डल के इर्द गिर्द उससे 1-2 डिग्रीज कम ही रहता है, लेकिन इनसे ये जो टूरिस्ट रहते हैं इनसे यहाँ का जो मौसम का जो इस टाइम हाल है थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। आप नाम बताइए अपना और बताइए जो ठंड यहाँ पे चल रही है कैसा मजा आ रहा है इस ठंड में। Actually, I don't know Hindi. इंग्लिश में ही बताइए। प्लीज टेल अस अबाउट द वेदर प्रेजेंटली हियर एंड वर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस वेदर व्हेन यू केम हियर? Actually, I didn't prepare for this weather. I came here. This is too much cool here. Now I am stuck here. I have to go back. Just actually, I planned here 2-3 days here planned. No, I can't stay here because this weather is too much. So I am going back today. So, had you experienced such kind of a weather before anywhere? No. This is first time. First experience here. The temperatures are minus degrees these days. Had you witnessed minus degree temperatures before in your life? No. Actually, I'm telling this is first time. For the first time, you tell us about your experience. How do you rate the weather over here in Kashmir? Oh, very nice. This climate is my home full. എന്താ പറയാ അതിപ്പോ പറയാ ഒരു hot. Cool. This very. जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ये कुछ सयाह हैं बाहर से आए हैं, शायद साउथ से लगता है क्योंकि इनकी लैंग्वेज से लगता है, लेकिन वेदर इनको भी काफ़ी यहाँ पे कपकपा रहा है और ये भी ठंड से काफ़ी यहाँ पे मुतासर हुए हैं। ऐसा ही हाल जो है वो यहाँ मुकामी बाशिंदों का भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आदत रहती है लोगों को ठंड की तो उनको ये जो आजकल के दिन हैं ये अच्छे खासे गर्मी वाले लग रहे हैं, क्योंकि पहले जो 40 दिन है चिलई कलान के वो सर्दी को झेल चुके हैं। जैसे तो आखिर में यही कहना होगा कि ये कुछ दिन अब और ठंड रहेगी, क्योंकि इस चिलई खुर्द में बर्फबारी के भी चांसेस रहते हैं। उसके बाद चिलई कलान का जब एंड होता है, जो एंड की चिलई बच्चा के 10 दिन हैं, उसमें जो है वाटर टेम्परेचर भी राइज हो जाता है और साथ में जो जमीन का टेम्परेचर भी है, जमीनी सतह का भी टेम्परेचर है, वो भी राइज होता है, तो उसमें लोगों को राहत मिल सकती है। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल परवेज, ये बता दें कि जो फ्लाइट सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज है, क्या वो मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, और नेशनल हाईवे के हवाले से भी जानकारी दें। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, नेशनल हाईवे अपने अच्छे जिस तरह से बोथ वे ट्रैफिक है उस तरह से वहाँ पे चल रहा है, लेकिन क्योंकि नेशनल हाईवे का प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल रहता है, कभी भी पस्सियाँ गिर के आ सकती हैं। जो नॉर्मल वेदर में भी पस्सियाँ वहाँ पे गिराती हैं, चाहे रेनी वेदर हो उस टाइम भी गिराती हैं, या फिर बर्फबारी या बाकी मौसम जो होते हैं, तो उसका प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो लास्ट रिपोर्ट्स हमारे पास आई थी उस टाइम दोनों साइड से जो है वो ट्रैफिक चल रही थी। लाइट मोटर व्हीकल्स जो हैं उनको अलाउ किया गया था यहाँ से जम्मू की तरफ, और जम्मू से यहाँ की तरफ उधमपुर से यहाँ पे गाड़ियां निकली हुई थी। अगर रेलवेज और एयर ट्रैफिक की बात हम करें तो इन पे कोई असर नहीं पड़ा है। नॉर्मल जो रूटीन है वो उस तरह से जो ये दोनों खिदमात हैं ये जारी हैं। हाँ, इतना जरूर है, नॉर्मल लाइफ इफेक्ट होती है जब ऐसी चीजें होती हैं। जैसे सपोज आज सड़कों पे जो ये यक लगा हुआ था, तो इस वजह से जो नॉर्मल लाइफ है वो काफी इफेक्ट होती है। लोग देर से ही जो अपने दिन की प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं, चाहे कामकाज हो या दुकानें खुलने का कहें तो 10:30 पौने 11 तक यहाँ पे मार्केट्स वगैरह खुल जाती हैं और दुकानें खुल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे मौसम में कुछ देर से ही जो है मार्केट खुलती है, लोग भी जो है देर से ही बाहर निकलना पसंद करते हैं, क्योंकि सुबह के औकात में और भी ज्यादा ठंड रहती है और लोगों को काफी मुश्किलात का सामना होता है। शुक्रिया परवेज तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु के यलहंका के एयरफोर्स स्टेशन में 14वें एयर इंडिया शो का इफ्तिताह करेंगे। 5 रोजा इस नुमाइश में दुनिया भर के 80 से ज्यादा ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। एरो इंडिया नुमाइश में 800 से ज्यादा दिफाई कंपनियां शिरकत करेंगी, जिनमें तकरीबन 100 गैर मुल्की और 700 हिंदुस्तानी कंपनियां हैं। नुमाइश में शिरकत करने वाली हिंदुस्तानी कंपनियों में MSMEs और स्टार्टअप्स शामिल है, जो मुल्क में आला टेक्नोलॉजीज, एरोस्पेस में तरक्की और दिफाई सलाहियतों की नुमाइश करेंगे।
तबाहाल तुर्की में जलजले के ताजा झटके बीती शब महसूस किए गए। कोरहामनमार्श शहर में आए जलजले के झटके रेक्टर स्केल पर 4.7 दर्ज किए गए। ताजा जलजले में किसी जानी नुकसान की फिलहाल कोई इतला नहीं है। उधर गुज़िश्ता पीर को जलजले में तुर्की और शाम में मरने वालों की तादाद 34,000 से तजावुज कर गई है। तुर्की में 29,600 से जायद, जबकि शाम में 4,500 से जायद हलाकतें हो चुकी हैं। इस बीच राहत और बचाव का काम भी जारी है। गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।